ये मानना है कि मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले युवा अगर किसी साजिश या फिर दबाव का शिकार हो रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है ताकि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके और दोषियों पर नकेल कसी जा सके। वहीं दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या इससे छात्रों की निजी जिंदगी, दोस्ती, रिश्तों और व्यक्तिगत फैसलों पर निगरानी बढ़ जाएगी? क्या कैंपस में डर और संदेह का माहौल पैदा हो जाएगा? केजीएमयू और इसके साथ ही तमाम ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सामने आए मामलों के बाद सरकार ने सख्ती दिखा दी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या ये कदम वास्तव में अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगा पाएगा या फिर ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर नई बहस को जन्म दे देगा? धर्मांतरण रोकने के लिए मेडिकल कॉलेज में विशेष सेल, क्या ये छात्रों की सुरक्षा का मजबूत कवच है या फिर आजादी पर नया पहरा है? क्या इससे कैंपस सुरक्षित होंगे या बढ़ेगी निगरानी और विवाद? और सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि इस फैसले से फायदा होगा या फिर ज्यादा नुकसान होगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। लेकिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से जब से निर्देश जारी किए गए हैं तब से एक अलग ही बहस की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो चुकी है। ऐसे में तुष्टीकरण का आरोप न सिर्फ बीजेपी पर लगाया जा रहा है बल्कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से साफ और सख्त लहजे में कह दिया गया कि अधिकारी सबसे पहले तो मौके पर मुस्तैद रहें, फील्ड पर उतरे और उसके साथ ही ये ध्यान दिया जाए कि किसी भी तरह की कोताही या फिर किसी भी मासूम बेटी या प्रदेश की किसी भी बेटी के साथ कोई धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मामले सामने ना आने पाए। उसकी रोकथाम को लेकर अब हर कॉलेज में स्पेशल सेल बनाने की बात कही गई है जिसका नाम होगा धर्मांतरण रोकथाम सेल। अब ये सेल बनेगी जो लोगों को जागरूक करेगी और न सिर्फ जागरूक करेगी, जो इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहा है और जो पीड़ित लोग हैं वो इस सेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें खास बात यह भी है कि अगर कोई इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहा है और ऐसे में कॉलेज के डीन या तमाम लोगों को पता चल जाता है तो वो उस लिहाज से यहाँ पर कदम उठाएंगे। जैसे आपने अमूमन तौर पर किसी कॉलेज या फिर कई संस्थानों में देखा होगा कि अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है तो उस दौरान वो एक शिकायत लेटर बॉक्स में रख देते हैं। ठीक उसी तरह से ये सेल काम करेगा और इस सेल में जो तमाम अधिकारीगण होंगे वो महिलाओं की यहाँ पर बातें को सुनेंगे, साथ ही पीड़ितों के पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से इस चीज को, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि कोई दूसरा रमीज यहाँ पर पैदा ना हो पाए। जिस तरह से केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला सामने आया था उस लिहाज से ये बड़ा सख्त कदम माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, महज योजना बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके बहुत जल्दी अमली जामा धरातल पर पहनाया जाएगा, जिसके बाद एक ऐसा ठोस कदम उठाया जाएगा जिसमें माना जा रहा है और उम्मीद बहुत ज्यादा ये बढ़ जाती है कि धर्मांतरण के मामलों पर रोकथाम होगी, क्योंकि कानून प्रदेश में लागू है। उसके बावजूद भी आए दिन कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसके बाद सवाल उठ जाते हैं कि आखिर इस तरह के मामलों पर रोकथाम कब होगी, जिसको लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके बाद किसी तरह की रोकथाम की उम्मीद बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है। ऐसे में धर्मांतरण रोकथाम सेल का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या रहने वाला है वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। राज्यपाल की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए, केजीएमयू और तमाम जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहां पर सेल बनाने की बात कही गई। संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी पर अब फोकस यहां पर रहेगा। शिकायत अगर मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की बात यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाने पर यह बड़ी पहल है ताकि अगर हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां और प्रदेश की महिलाएं किसी भी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के लिए जा रही है तो उनको जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है वो स्वस्थ मिल सके, किसी भी तरह से उनके अंदर डर और भय की स्थिति ना हो, इस चीज को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों को लेकर भी यहां पर बात कही गई है। राज्यपाल की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। अब अमल कब तक किया जाता है ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कई कॉलेजेस के डीन के यहां पर फिलहाल स्टेटमेंट सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। धर्मांतरण रोकथाम सेल को लेकर जो योजना बनाई जाएगी उसका एक ब्लूप्रिंट बहुत जल्दी धरातल पर लागू कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत एक कॉलेज से होगी, एक कॉलेज से बढ़कर धीरे धीरे बाकी कॉलेज तक पहुंचाई जाएगी ताकि प्रदेश की जो बेटी हैं वो सेफ जोन में रहे, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि देखने को ना मिल पाए जो कि हम लोगों के लिए हानि हो, प्रदेश की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए हानि हो। और उस लिहाज में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। हालांकि इस पर जोरों से सियासत हो रही है। एक पक्ष ये कह रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जो पक्ष है और जो पूरा ये परसेप्शन और सिनेरियो है वो बेहद जरूरी हो जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वही दूसरा पक्ष ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इस तरह की चीजें बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर फिर सवाल उठाए जाएंगे।
ऐसे में हर स्टूडेंट पर, हर छात्र और छात्राओं पर निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अगर निगरानी बढ़ जाती है तो फिर चाहे स्थिति कैसी भी हो वो अनुकूल नजर नहीं आ पाएगी, जिसके चलते लगातार इस सेल का विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस योजना में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, किस तरह से इस योजना को लागू किया जाएगा। जब ये योजना लागू होती है तो क्या वाकई में सफल परिणाम आते हैं, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जब कानून लाया गया था धर्मांतरण लव जिहाद को लेकर तो उस दौरान भी कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन उसके बाद कार्रवाई जरूर हुई है, एक्शन पुलिस की तरफ से जरूर लिया गया है, राज्य सरकार सख्त यहां पर जरूर नजर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कानून, कुछ यहां पर चीजें ऐसी रही, चाहे धर्मांतरण या लव जिहाद हो, इस तरह के मामलों में रोकथाम नहीं हो पाई, जिसके बाद सवाल ये उठ गया कि क्या कानून को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब राज्यपाल की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं इसके बाद क्या कुछ बदलाव रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट तैयार करना है, योजना बनानी है, उस योजना के माध्यम से हर छात्रों और छात्राओं को विशेषकर जागरूक करना है और हर लड़की यानी कि हर छात्राओं को यह बताना है कि उनके अधिकार क्या हैं, उनको उनके अधिकार के बारे में समझाना है। और जब वो लोग अपने अधिकारों के बारे में जान जाएंगे तो इस सेल के माध्यम से निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यपाल ने जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो प्रदेश की बेटियों के हित में हो जाते हैं। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की कोई खास ऐसी विरोधाभास टिप्पणी सुनाई नहीं दी है, लेकिन इस सेल का विरोध जरूर किया जा रहा है और इस सेल को लेकर कहा जा रहा है कि शायद आने वाले समय में जो स्थिति रहेगी वो यहां पर अनुकूल नहीं रहेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने साफ शब्दों में कहा कि इस आदेश के बाद निश्चित तौर पर सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण को रोकने के लिए विशेष सेल गठित की जाएगी, जो छात्रों, रेजिडेंट, डॉक्टर और कर्मचारियों के बीच में जागरूकता अभियान विशेष तौर पर चलाएंगे। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण का खेल अब सामने आने के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है, सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीर सामने ना आए उसको लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के सभी मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण की रोकथाम को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया। लखनऊ में केजीएमयू और इसके साथ ही आपको बता दें कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में हाल ही में आए हुए कथित धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से अब लिया जा रहा है और राज्यपाल की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठा दिया गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब जी, बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में आपका। और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस निर्देश को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि अब सभी कॉलेज के लिए यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके और धर्मांतरण के जो मामले आ रहे हैं उसकी रोकथाम को लेकर सेल बनाई जाएगी। काबिल मोहतरमा है। ये गुजरात की वजीर आला रह चुकी हैं और मोदी जी ने जब वो वहां से हटे थे और देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने उनको ही मुख्यमंत्री बनाया था। तो बताइए सी बात है, उत्तर प्रदेश में कई सालों से राज्यपाल हैं तो उन्होंने यहाँ की गतिविधियां देखी होंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। अगर मैं समझता हूँ यहाँ पर एक कदम उठाया जाता है तो मैं उसका वेलकम करता हूँ। धर्मांतरण की जहां तक बात है तो आप देखिए, आप अपने चश्मे देख रही है, मैं अपने चश्मे देख रहा हूँ। कौन नहीं चाहता मेरी बहन बेटी महफूज रहे, कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन जब मेरी तरफ आता है तो हम दूसरे अंदाज देखते हैं, आपकी तरफ जाता है तो दूसरा अंदाज देखा जाता है, तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। लेकिन जहां पर जो कुछ पार्टियां इसको दूसरे रूप में आ रही हैं, वो एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। मैं किसी समुदाय को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर मेडिकल लाइन बनानी बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कहीं पर एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को यह लगता है कि वो टारगेट हमें क्या, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने आलिमों से भी कि इसका वेलकम करिए। कोई ऐसी बात नहीं है भाई। देखिए होता क्या ऋतु जी, हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है और हम लोग वेस्टर्न कल्चर में आजकल आप देखिए फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलिए, तमाम हमारी बहन बेटियां जो होती हैं वो रीलें बना रही हैं। कितने लोगों ने जाने देती, शौहर ने, ससुर ने, आपको भी मालूम है। तो इस पे पाबंदी लगी, अच्छी बात है। और दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क है जहां पे औरतों को दैविक दर्जा दिया जाता है। और हम आपके वहां सीता को हिंदुओं की मां कहा जाता है, मुसलमानों में हजरत खदीजा को मुसलमानों की मां कहा जाता है। मैं उसका वेलकम करता हूं, लेकिन इंटेंशन अच्छा होना चाहिए कि कोई समुदाय को न लगे हमको टारगेट किया है। क्योंकि शामली वाले मामला देख लिए, वहां लड़का हिंदू था, मुसलमान हुआ, खुदा का शुक्र है कि जो है लड़का है मुसलमान नहीं था, वरना दूसरा मामला होता। तो मैं इसका वेलकम करता हूँ। और आनंदीबेन जो है
बहुत काबिल लेडी। मैं 2-3 बार लखनऊ मिल भी चुका हूँ जब राज्यपाल अभी मौजूद है, कई सालों मैं समझता हूँ लगभग 6-7 साल 8 साल से हैं, और अभी भी उनको मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने नहीं हटाया है, क्योंकि बहुत संयम, बहुत सुकून की लेडी है वो। जाइए, बहुत प्यार मोहब्बत से मिलती है, लगता ही नहीं कि राज्यपाल है, लगता है मेरी माँ है, बड़ी बहन है। तो अच्छा कदम उठाया है। अब ये देखना है कि इस पे कानून किस तरह फॉलो किए जाते हैं। हाँ। होता क्या, आप देखिए रितु जी, कानून बना दिए जाते हैं, उसको जो नीचे अधिकारी उसको डील करते हैं वो किस तरह डील करेंगे, ये देखने की बात है। एक समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं आप, एक समुदाय को तो नहीं परेशान कर रहे हैं आप। या जो कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज किसी मुसलमान के हैं तो वहां सख्ती कर रहे हैं, कहा किसी दूसरी कौम के हैं वहां पे आप नहीं सख्ती कर रहे हैं। इस पे नजर रहेगी। और मेरी जो है वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि इस कानून को आप जल्दी लागू करें, लेकिन एक तरफा ना होना चाहिए, सब पे बराबर रहे। क्योंकि मुख्यमंत्री सब अच्छे होते हैं, लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, जो नीचे काम गड़बड़ होता है। जैसे आप देखिए, नीचे आप कहीं भी देख लिए, आप शहर भर देखिए जाम लगा हुआ है। जब मुख्यमंत्री दौरा होता है, किसी मंत्री दौरा होता है, तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, रोड खाली मिलती है। और जैसे मुख्यमंत्री निकल जाते हैं, फिर वो कहते हैं रोड को घेर लो, जिनसे वो हफ्ता वसूलते हैं। तो इस पर नजर रखना पड़ेगी। मैंने हमेशा एक बात कही कि संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सर्वोपरि है, मैं उस कानून को मानूंगा, लेकिन एक समुदाय को टारगेट करके कोई चीज की जाएगी तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। इस पर हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी जरूर गौर करेंगे, और वो हमेशा इस बात को कहते हैं, किसी समुदाय का नाम लेते हैं, मैं इसका वेलकम करता हूँ। सर, चूंकि देखिए KGMU और संजय गांधी यहाँ पर संस्थान से कुछ मामले सामने आए थे जो आपके संज्ञान में भी आए होंगे, किस तरह से डॉक्टर रमीज को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। तमाम ऐसे नाम सामने आए जिनकी गिरफ्तारी हुई, जो धर्मांतरण का और लव जिहाद का एक बहुत बड़ा नेक्सस चला रहे थे। उसके बाद राज्य सरकार यहाँ पर सख्त हुई है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सिर्फ धर्मांतरण और लव जिहाद और हमारी मासूम बेटियों को बचाने की बात है। अब बेटियों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। लेकिन धर्मांतरण रोकथाम सेल अगर बनाई जाती है कॉलेजेस में, जिसके बाद दूसरा पक्ष अब ये कह रहा है कि अब बच्चों पर निगरानी बढ़ जाएगी, बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया जाएगा, बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा, क्या वो आप लोगों की नजर में देखने को मिल रहा है? ठीक है शोएब जी, मैं माफी के साथ सर आपको बीच में टोक रही हूँ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि लखनऊ के KGMU में भी युवती को लव जिहाद में फंसाने और धर्मांतरण का मामला सामने आया था, और उम्मीद यही की जा रही है और संभावना भी यही जताई जा रही है कि शायद उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। क्योंकि आपको बता दें कि कैंपस में सुरक्षा और निगरानी अब बढ़ जाएगी। इसके साथ ही कॉलेज में विशेष टीमों का गठन किया जाएगा, जो परिसरों में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखेगी। छात्रों और कर्मचारियों को बहला फुसलाकर या मानसिक दबाव बनाकर होने वाले अवैध धर्मांतरण के प्रयासों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। तुरंत एक्शन और रिपोर्टिंग, साथ ही शिकायतों पर जल्द सुनवाई की बात भी इस पूरे मामले पर की जा रही है, जब सेल बना दी जाएगी। और इसमें अगर कोई लापरवाही की जाती है तो उसको लेकर भी सख्त कदम उठाने की बात कही गई है। अगर कोई छात्र या फिर कर्मचारी जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत करता है तो नव गठित धर्मांतरण रोकथाम सेल उस पर तुरंत जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। दस्तावेजीकरण और जवाबदेही भी यहां पर होगी। और इसके साथ ही KGMU प्रबंधन के मुताबिक अब सभी मामलों का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जाएगा। इसकी अब रिपोर्ट सीधा विश्वविद्यालय के कुलपति और राजभवन को भेजी जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई होनी है। कानून और अधिकारों की जागरूकता होगी, कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, अधिकारों की जानकारी भी इस दौरान छात्रों को दी जाएगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपको बता दें कि छात्रों और डॉक्टरों को कानूनी प्रावधान और उनके निजी अधिकार और सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही ये कदम लखनऊ के KGMU और संजय गांधी के जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहां हाल ही में सामने आए कथित धर्मांतरण के विवादों में और गंभीर मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर किसी तरह से रोकथाम लगाई जा सके। क्योंकि अभी तक अगर जो मुख्य आंकड़े हैं उसका हम जिक्र करें तो मुख्य आंकड़े और जो कार्रवाई अब तक हुई है उसकी स्थिति का रिकॉर्ड चार्जशीट यहाँ पर दिया गया। दर्ज किए गए मामले में कुल में से उत्तर प्रदेश पुलिस ने 98% मामले यानी कि 818 केस में जांच पूरी कर ली है और कोर्ट में चार्जशीट बकायदा दाखिल कर दी है। केवल 17 मामलों में जांच इस वक्त चल रही है। कानून लागू होने के बाद इंप्लीमेंट जिस तरीके से किया गया उसकी चारों तरफ सराहना की जाती है, जिसमें 185 से अधिक पीड़ितों ने खुद अदालत यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया है और ये माना है कि उनका जबरन या फिर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। ऐसे में नाबालिगों से जुड़े हुए मामले भी सामने आए।
इसी के साथ अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के नेता दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भारत अपडेट में। सर, चूंकि देखिए धर्मांतरण के मामलों की रोकथाम किसी तरह से हो सके, ये हम भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अब सभी कॉलेज में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनेगी। इसको बीजेपी निश्चित तौर पर सराहा रही होगी और इस पूरे मामले को लेकर ये भी कह रही होगी कि बहुत अच्छा कदम है। लेकिन दूसरी पार्टियों का ये कहना है कि अब छात्रों पर आप लोग टॉर्चर करेंगे, छात्रों पर निगरानी बढ़ जाएगी। उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या एक अलग से योजना रहेगी? जी ऋतु जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, चांसलर होने के नाते महामहिम आनंदीबेन पटेल जो है, उन्होंने जो फैसला लिया तो बहुत उचित लिया और बहुत बेहतरीन फैसला रहा और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। किसी पार्टी को इसमें किसी तरह की राजनीतिकरण करने का काम मुझे नहीं लगता करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक तरह से किस तरीके से कहां पर राजनीति को लेके जाना चाहते हैं और किस क्योंकि देखिए स्पष्ट तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मतलब कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की जैसे बातचीत करेंगे, जैसे कि दूसरे अन्य जो संस्थान है और बहुत सारी ये तो देखिए रिपोर्टिंग में आ गए, क्योंकि एसटीएफ के द्वारा जब चीजें की गई और कार्रवाई तुरंत करके वो कार्रवाई करने के बाद में जो जैसे उचित एक्शन सब वो ले लिया गया और उसमें जल्दी से जल्दी जो भी जैसे मतलब जो पीड़ित पक्ष था तो उनकी पूरी सुनवाई करके और आगे बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन इसमें देखिए कि बहुत सारे ऐसे संस्थान भी हैं जिनकी बातें जो है ऋतु जी सबके सामने नहीं आ पाई हैं, तो सभी को लेके एक तरह से मतलब मान के चलें जो फैसला जो लिया गया है महामहिम के द्वारा, ये बहुत बेहतरीन कानून है और इससे ये रहेगा कि पूरे तरीके से कि जैसे कहते हैं भाई किसी में जैसे शिक्षा का मंदिर जो रहता है तो वहां पे किसी तरह के देखिए कोई भेदभाव हो या किस तरह कोई चीजें हो तो वो ठीक ठाक नहीं रहती। और जैसे होता क्या था कि नॉर्मली मैं बताता हूँ कोई अन्यथा या उस तरह की बातचीत नहीं है, कोई एक एचओडी जैसे मान के चलें किसी धर्म विशेष का बन गया और उसके बाद में वो अपने नीचे प्रमोट करने का काम उसी मतलब धारा को प्रमोट करने का काम करता था या अपने तरीके से अपने जैसे कोई मतलब कि जो भी उसको उचित लगता था तो उस तरह की चीजों का प्रवाह करने का काम करता था, जो कि एक तरह से पूरे हमारे मेन स्ट्रीम के लिए और पूरा मतलब पूरे देश के लिए प्रदेश के लिए कहीं भी उचित नहीं होता था। और उन्हीं को एक तरह से फेवरेटिज्म करने का काम, उन्हीं को अच्छे नंबर देने का काम और उसी के द्वारा जैसे मान के चलें कि जैसे कि मतलब बड़ी शर्म की बात है मुझे बोलते हुए, जैसे कि आपके सामने वो शर्म आती है लेकर कि जो मतलब वहां पर जो मतलब छात्राएं जो होती थी या जैसे मेडिकल कॉलेज जैसे जिस तरीके जो पढ़ने के लिए जैसे मतलब है कि युवतियां जो थी तो उनको लेकर के किस तरीके से उनको मिला कि जैसे अनड्यू उनसे एडवांटेज लेने का काम और उनको कुछ नंबर ज्यादा देने को लेकर के फिर साथ साथ में जैसे कि एक बार जो प्रलोभन में आ जाती थी उसके बाद में धर्मांतरण वाले जो है उसको दबाव लेने का काम और जैसे वो वीडियोज वगैरह या इस तरह की जो फोटोज आपत्तिजनक जो है उनके जब कब्जे में आती थी तो उसके बाद में फिर उनको ब्लैकमेल करने का काम किया था और अन्य भी जैसे आगे जैसे उसका पता नहीं किस किस तरीके से मिसयूज होता था। ये इन चीजों से देखिए पूरे महामहिम के द्वारा जो कानून जो अभी लाया गया है तो उसके द्वारा देखिए पूरे तरीके से उस पर एक ब्लैंकेट बैन लग जाएगा पूरे तरीके से एक एक चीज को। नहीं और सर, लेकिन सुनिए मेरा सवाल ये भी आप लोगों से है कि अब लव जिहाद को लेकर प्रदेश में कानून है और सख्त कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। निश्चित तौर पर कानून बनने के बाद रोकथाम हुई है और शून्य नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब इस सेल का यहाँ पर अब बन जाएगी, योजना बना ली जाएगी, ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि पूरी तरह से शून्य हो जाएगा? क्या डर और भय की स्थिति देखने को मिल पाएगी यहाँ पर लोगों के बीच में? देखिए ऋतु जी, कानून कोई बनता है तो देखिए उससे सख्ती उसके इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसमें देखिए समय लग सकता है, लेकिन हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। तो हमने एक पहला कदम उठाया, सर पहला कदम नहीं, पहला 5-7 कदम जो है आगे उठाए जा चुके हैं। उसको लेकर के आगे भी टाइम टू टाइम जिस तरह की अपडेशन की और जिस तरह की जरूरत पड़ेगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस तरह के लोगों पे की जाएगी। और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से मतलब किसी भी वर्ग का और किसी भी समुदाय विशेष का कोई भी आदमी किसी को प्रताड़ित कर सके या कोई प्रताड़ित हो, इस तरह की चीजों का हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और सत्ता जो है, सत्ता शासन और साथ में जो स्टूडेंट सबको मिल करके एक तरह से, उसके अलावा जैसे महामहिम ने अपनी तरीके से लेके, क्योंकि जैसे चांसलर हैं, कुलपति हैं, उस नाते से उन्होंने बेहतरीन फैसला लिया तो सबको उसका स्वागत करना चाहिए। और जैसे जो भी अन्य जैसे पार्टी है, चाहे समाजवादी, जैसे इस टाइम तो सिर्फ समाजवादी पार्टी नजर आती है हमें, और पार्टी तो देखिए कोई मतलब इतना कुछ है नहीं, तो उनको सभी को लेकर के मतलब अपने तरीके से, चाहे उनका नुमाइंदा एक नुमाइंदा चाहे मतलब उसमें मतलब पार्लियामेंट में हो चाहे उसमें विधानसभा में हो, तो उनको पूरा जनता के हित में, जनहित में ये कार्य करना चाहिए कि किसी भी तरीके से एक व्यक्ति के ऊपर की प्रताड़ना किस तरह की होती है तो उसमें साथ में खड़े होकर के स्वागत योग्य जो कदम है, जो कानून है उसका स्वागत करना चाहिए। उसके रोकथाम को लेकर के जैसे जो चीजें प्रताड़ना को लेकर कोई चीज होती है तो उसमें रोकथाम को लेकर के कोई सुझाव या कोई इस तरह की बातें तो उनको लेकर आगे बढ़े, बिना मतलब की बातों में पड़ गए क्यों मतलब खराब करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारी गंगा जमुनी सरस्वती मतलब जैसे जो भी है उस तरीके से तो जो तहजीब रही तो उसको बरकरार रख करके और साथ साथ में आगे किसी भी तरह का अनटुवर्ड कोई इंसिडेंट ना हो और बिना मतलब के आग को हवा देने वाला काम करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें मैं कड़ी निंदा करता हूं इन लोगों की, इस तरह के लोगों की जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं।
स्वागत योग्य कदम है, सभी के लिए स्वागत योग्य कदम है। और खासकर देखिए जो भी जैसे लोग प्रताड़ित हैं उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने किस तरह की चीजों को सहा और देखा। तो मैं आगे ये समझता हूँ और आशा यही करता हूँ कि अपने तरीके से सब लोग जो हैं इसमें सम्मिलित हो गए और सामूहिक जो एक तरह से कलेक्टिव एफर्ट है तो सबको साथ में चलना चाहिए और सबके साथ में आकर के आगे बढ़ के और इसके आगे मतलब बढ़ाने का काम करना चाहिए। और कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो तो उसमें देखिए कुलपति के पास में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, वाइस चांसलर उनके पास भी रिपोर्ट करते हैं और सबके पास जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी ऋतु जी। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, क्या आप पूरी तरह से सहमत है बीजेपी नेता की बातों से? क्योंकि सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई योजना जब लागू होगी तो उस पर इम्प्लीमेंट भी तरीके से किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि अपनी बच्चों को हम बचा सके और लोगों को बचा सके ताकि धर्मांतरण वाले मामले कम से कम शून्य तो हो। देखिए ऋतु जी, मैं इनकी बात से लगभग सहमत हूँ, इसलिए चूंकि एक दौर था, आपको याद होगा, शॉर्ट में बताऊंगा कि 75-76 में लोग बताते हैं कि जब विपक्ष में लालू प्रसाद थे तो कहते थे जो हुकूमत करे उसके खिलाफ जाऊंगा। ये कदम अच्छा है, लेकिन देखिए होता क्या है ऋतु जी, जब दुनिया में औलाद आती है तो वो दो रिश्ते बना के लाती है। माँ से ननिहाल का रिश्ता चलता है, बाप ददियाल का रिश्ता चलता है, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता होता है वो खुद बनाता है। तो यहाँ पे बच्चे जब कॉलेजों में जाते हैं तो उनकी उम्र 25-26 साल हो चुकी होती है। तो यहाँ पर माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चा किनके साथ पढ़ने जा रहा है, किनके साथ उठ रहा है, किनके साथ बैठ रहा है। कॉलेज तो दूर की बात है, यहाँ पे कॉलेजों में जाहिर सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अननी बेन जो है और जो राज्यपाल सुखाते हैं बहुत अच्छी लेडी है, मैं मिल भी चुका हूं कई बार, उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि इसको जब फॉलो किया जाएगा तो किसी एक समुदाय को टारगेट ना किया जाए। जाहिर सी बात है कॉलेजों में जाके बच्चे बिगड़ते हैं, हकीकत तो थोड़ा नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम आदमी हैं। निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हो सकती हूँ। आपने कहा कि जब दोस्ती होती है तो वो दोस्ती का रिश्ता हम लोग खुद बनाते हैं, माता पिता की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर माता पिता की जिम्मेदारी से ज्यादा संस्कार जरूरी हो जाते हैं कि अपने बच्चों को वो संस्कार दे पाए और उस हिसाब से उनको सही तरीके से उनकी परवरिश कर पाए। क्योंकि जो यहाँ पर आरोपी हैं, जो किसी मासूम बच्ची का यहाँ पर धर्मांतरण या लव जिहाद में फंसा रहे हैं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। उनको पहले समझना और अपने उनके माता पिता अगर अपने बच्चों को समझाना शुरू कर दे तो शायद इस तरह के प्रयास रुक जाएंगे। देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, मैं आपकी बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात को कह रहा हूं, अपने हिसाब से बता रही, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, संस्कार जाहिर की बात है, संस्कार तो असल होता ही है। उस पर एक साहब ने, मैंने बहुत पहले कहा था कि कभी इस तरह की बातें जब आए तो कभी किसी को इस तरह बातें ना करनी चाहिए, क्योंकि संस्कार असल होते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है, अपनी बात रखिए आप। जी 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 जो सामने देखिए होता क्या है, कानून अच्छा बना, मैं इसको वेलकम करता हूँ, लेकिन जब ये लागू होगा तो इस पे जो है पक्षपात ना हो, बराबर से हो। और संस्कार तक की जहां तक की बात है तो हमने हमेशा कहा कि इस तरह के मामले जब आए तो मुख्यमंत्री को एक्टिव होना चाहिए, वो एक्टिव है भी, राज्यपाल का चूंकि ऑर्डर है वो एक्टिव है। लेकिन जिस कॉलेजों में खासकर पीजीआई को आपने दिया, बहुत बड़ा है, पूरी इंडिया मशहूर है पीजीआई, केजीएम बगल में हमारे है, लेकिन जहां पर जब उसको लागू किया जाए तो हर समुदाय पर निगरानी रखी जाए, हर बच्चे पर निगरानी रखी जाए। जैसे कुछ कॉलेजों में लड़के लड़की अलग कर दिए जाते हैं, तो मैं मेडिकल लाइन में भी गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि जो लड़के मेडिकल में है या लड़कियां मेडिकल में, उनके क्लासेस अलग कर दिए जाए। या लखनऊ मालूदा कॉलेज है, वहां 5वें क्लास लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे 6ठे में आते हैं लड़की लड़कों को अलग कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, तो मेरी भी गुजारिश रहेगी इस तरह के मामले रहे। और देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि जो संस्कार होते हैं, तरबियत ऐसी झुककर जूते सीधे किए, तरबियत ऐसी झुककर जूते सीधे किए, उसूल ऐसे उठाकर ताज नहीं पहना। तो तरबियत और संस्कार एक चीज है, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ के वजीर आला योग्य जाति तो गुजारिश रहेगी इसको आप लागू करें। बेहतर शोएब सिद्दीकी जी, और आप सर कैसी बात कर रहे हैं, साल 2026 चल रहा है, 2026 में स्वतंत्र भारत में आप रह रहे हैं और आप यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि लड़के और लड़कियों की क्लासेस अलग अलग कर दी जाए। सर अभी भी ये मानसिकता है। मैंने एक कॉलेज जो एक कॉलेज अच्छा, उसका मैंने अच्छाई बताई। नहीं अच्छाई कहाँ से है सर? ये अभी साल 2026 में हम इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि लड़कों की क्लासेस अलग हो, लड़की की क्लासेस अलग हो, बकायदा ये समझाने के लिए कि लड़का कोई लड़की का धर्मांतरण या लव जिहाद में ना फंसाए, ये चीज हमें समझानी चाहिए। और हम सलाह, आप लोगों की तरफ से सलाह ये दी जा रही है कि अलग अलग क्लासेस कर दी जाए, ये इसका कोई औचित्य है क्या? सुनिए देखिए आपने बात दूसरे रूप दे दिया, मैंने एक अच्छी बात की, आपने दूसरा रूप दे दिया। मैं उस बात को मैंने एक कॉलेज करता हूँ, वो मैंने बात बता दी आपको। मेरा सिर्फ यहाँ पे कहना है कि जब ये कानून लागू, बिल्कुल लागू हो,
मेरी बेटी है, मैं चाहूंगा कि अच्छा पढ़े, कोई दिक्कतों में ना आए, किसी तरह कोई परेशानी का सामना ना हो, ये आप भी चाहेंगे, सब चाहते हैं। देखिए दूसरे की बात है, दूसरे में भी जाते हैं, मुझे उम्मीद है अपने योग्यता जिससे वो सब फैसले में आने जाते हैं। आप देखिएगा राज्यपाल मोहतरमा ने बात कही है, जब इसको वो जमीन पर लाएंगे योगी जी तो कोई समुदाय की बात नहीं करेंगे, वो जनरल की बात करेंगे कि धर्मांतर करता है, बहकाता है, फुसलाता है, उस पर एक्शन लिया जाएगा और जो अच्छा काम किया जाए करेगा। और मुझे तो शोएब सिद्दीकी जी ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है दिनेश सिंह जी आपके पास आते हुए सर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, शोएब सिद्दीकी जी बोल रहे हैं इसमें कोई ऐसी असमंजस की स्थिति या फिर कोई विशेष समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। हमें भी अच्छे से मालूम है सर और शोएब सिद्दीकी को भी अच्छे से मालूम है, जब यहाँ पर कोई क्रिश्चियन अपने समुदाय में कन्वर्ट करने की कोशिश हिंदू लोगों को करता है या किसी को भी करता है, प्रलोभन देता है, तो वो सीधा चर्च में करता है, वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं करेगा। लेकिन कॉलेज, स्कूल और अस्पताल और ना जाने कहां से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर कई लोगों की तरफ से अपने ही इस्लाम धर्म में कबूल करने की बात की गई है कि हम लोग धर्मांतरण का गेम चला रहे थे और बड़े स्तर पर नेक्सस चलाया जा रहा था, उसी के आधार पर तो इस तरह की बड़ी योजना बनाई जा रही है, वरना क्या जरूरत थी। ऋतु जी देखिए, तरबियत और संस्कार के जैसे सिद्दीकी जी ने बातचीत की, तो मैं इनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ और मैं इनकी मतलब जज्बे को सलाम करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने बातें की। कुछ बातें ठीक है, देखिए उनके मतलब बातों को मतलब जैसे इनके विचार जो हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ, अपने तरीके से मुस्लिम स्कॉलर हैं तो अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, तो कुछ चीजें ठीक है मतलब हो सकता है मैं मेरी भी कुछ बातों में उनकी बातों की भिन्नता हो, लेकिन ये भी ओवरऑल ये चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा बदलाव हो और जो आगे जो बदलाव देखने को मिले वो अच्छा हो और कोई किसी तरह की परेशानी में और किसी दिक्कत में ना पड़े। तो उसका देखिए मैं जवाब सिद्दीकी जी आपको ऋतु जी की मार्फत देना चाहूंगा कि हम लोग पूरे तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कैंपस में किसी भी एक बच्चे को कोई किसी तरह की परेशानी महसूस ना हो, कोई भी किसी तरह की कोई घुटन या दिक्कत या कोई सफोकेशन महसूस ना करे और सब अच्छे से जैसे शिक्षा के मंदिर में जाके तालीम लेते हैं तो अपनी तालीम वहां पर पूरी करे, शिक्षा अपनी पूरी करे और वहां से आगे बढ़ के वो अच्छा इंसान के रूप में बाहर निकले। लेकिन कुछ जैसे कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो हम लोग देखिए उसको सपोर्ट नहीं कर रहे और सारा मतलब जैसे सिद्दीकी जी भी उसको सपोर्ट नहीं करते ऐसे, तो उसको लेकर के हम उस गंदी मछली को निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं और कानून भी यही कहता है कि पूरे तरीके से जो जैसे अच्छे लोग हैं या अच्छे तरीके से जो अच्छे स्कॉलर्स हैं या अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छे लर्नर्स हैं, तो वो वहां से अच्छी पढ़ाई करके और अच्छे तरीके से जो मतलब वहां पर जो चीजें सीख रहे हैं, जो स्किल है उसका डेवलपमेंट करके बाहर निकले और बाहर निकल के अच्छे से जैसे डॉक्टर्स हैं तो इलाज करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें अगर कुछ व्यक्ति जैसे एक सीनियर कोई है तो उसको बिना शय के देखिए कोई चीज कभी नहीं होती, तो एक कोई जैसे धर्म विशेष का कोई व्यक्ति वहां पर आ गया और वो जैसे किसी भी तरीके से किसी ऐसी कुर्सी बैठा है जहां से वो चीजों को प्रभावित कर सकता है, तो उसने आगे उसी तरह का अपने नेटवर्क बना लिया, तो उसी को तोड़ने के, उस चक्र को तोड़ने के लिए और हमने प्रयास किया, एसटीएफ ने किया, शासन प्रशासन कर रहा है, पार्टी कर रही है, सब लोग हम लोग अपने तरीके से यही चाहते हैं और हर आदमी का देखिए यही बनता है कि जैसे आगे जो बच्चे जो हैं वो सिर्फ शिक्षा के लिए यहाँ पर आए या ना कि इस तरह के मतलब किसी अनगढ़ चीजों में फंस के आगे उनका भविष्य बर्बाद हो या अन्य कोई चीज जैसे कि दूसरों का भविष्य खराब करने काम करे। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे इस चीज को लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया कि हर सफर की शुरुआत जो है वो ऋतु जी एक कदम से होती है, तो हमने कई कदम आगे बढ़ा लिया और आगे तक इसको पूरी सफर जो मंजिल तक जो पहुंचे तो उसकी पूरी अपना करेंगे कि भाई ठीक है कि अंजाम तक बात पहुंचे, उसको लेकर के हम पूरी कोशिश करेंगे। और किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत कुछ होगी तो देखिए हर चीज में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स की हमेशा जरूरत जगह होती है, तो उसमें कोई परेशानी दिक्कत कुछ अगर होगी तो जो सिद्दीकी जी जैसे स्कॉलर जो हैं उनको हमेशा आगे आकर के जैसे कि मतलब राज्यपाल महोदय जो होगी उनके पास में हो गया या जैसे कि मतलब वीसी हो गए उनके पास सीधा मेल कर सकते हैं, जाके बात कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग मतलब खुले हाथ से और खुले दिल से जो है सभी चीजों का स्वागत करते हैं और आगे अच्छे के लिए चाहते हैं कि भी आगे अच्छे के लिए काम करते हैं, अपडेट करते हैं चीजों को। ठीक है, निश्चित तौर पर एक बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ हिंदू स्कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आचार्य बीसी भिखारी जी। सर बहुत स्वागत करती हूँ आपका भारत अपडेट में। आचार्य जी आपसे जानने की कोशिश रहेगी और पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपका यही जानना रहेगा मेरे लिए कि अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से धर्मांतरण के मामलों पर किसी तरह से रोकथाम हो सके, अब धर्मांतरण रोकथाम सेल हर कॉलेज में बनाया जाएगा। अभी महज योजना बनाई जा रही है, बहुत जल्दी ब्लूप्रिंट आएगा, उसके बाद तमाम जो स्थिति है और परिस्थिति वो देखने को मिल पाएगी। इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? महोदया, मैं तो सबसे पहले सभी को प्रणाम बोलता हूं जी सर। और मैं राज्यपाल महोदया के द्वारा यह जो धर्मांतरण पर कदम उठाया गया है यह स्वागत योग्य कदम मैं मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि शासन प्रशासन जो भी कदम उठाता है तो वह एक सकारात्मकता से ओतप्रोत होता है, उसके पीछे सकारात्मक पहल होती है, ना कि कोई नकारात्मक पहल। जी।
तो मैं तो राज्यपाल महोदय के द्वारा जो शिक्षण संस्थानों में धर्मांतरण को रोकने के लिए जो पहल किया गया है या किया जाएगा भविष्य में, तो मैं तो उसका स्वागत करता हूँ। अब सर यहाँ पर क्योंकि सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है जब भी धर्मांतरण या लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, तो ऐसे में जब सेल बनाई जाएगी तो कम से कम इस तरह की स्थिति ना रहे, उस पर आपका ओपिनियन? देखिए, किसी विशेष समुदाय को टारगेट करना गलत है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है शिक्षण संस्थानों में जो है प्रबुद्ध वर्ग रहते हैं, स्टूडेंट्स भी प्रबुद्ध वर्ग में आता है, जो शिक्षण संस्थानों को चलाने वाले लोग हैं वो भी प्रबुद्ध होते हैं, प्रोफेसर्स और अन्य सारे लोग सब प्रबुद्ध वर्ग में ही आते हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षण संस्थानों में ऐसा किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके कोई कार्य नहीं किया जाएगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए अब लगातार यहाँ पर जो स्थिति परिस्थिति है वो निश्चित तौर पर देखने को मिल पा रही है और अब तक आपको भी ये समझ में आ गया होगा सर कि किस तरह से बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस योजना के तहत या ब्लूप्रिंट में मेंशन किए जाएंगे। लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, आपकी नजर में क्या है, लगता है आपको कि कोई ऐसा विशेष प्रावधान जो इस तरह जब सेल बनाई जाएगी और जब इस तरह से योजना तैयार होगी तो उसमें ये पॉइंट तो जरूर मेंशन होना चाहिए? देखिए ऋतु, ऐसा है, अब मैं बात वही आ रही है, मैं समझता हूँ तीनों जो आपके मेहमान हैं तो लगभग वही बात कह रहे हैं, 19-20 प्रकार है। देखिए, एक वक्त में स्कूलों में रैगिंग हुआ करती थी, अब तो शायद 2-4-10 साल सुनने नहीं आ रहा है, उस वक्त नहीं रोकी गई, बहुत होती थी, लड़कों ने फांसी तक लगा ली थी, उसमें ऐसा मारते पीटते थे, खुद लोग शर्मसार हो जाते थे, लड़कियां मर जाती थी खा के जहर कि हमारी बेइज्जती के लोग कर रहे हैं। अब वो दौर खत्म हो गया। यहाँ बात इतनी है कि राजपाल साहिबा ने बहुत अच्छा मामला लाई है सामने और हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर नजर रखे हुए हैं, वो उसको लाएंगे। धर्मांतरण की जहां तक बात है, जाहिर सी बात है, इससे उत्तर प्रदेश में कई मामले ऐसे सामने आए, शामली का ही मामला था, उस पर कल मैंने कई डिबेटें थी शामली वाले मामले पर। लेकिन सिर्फ यहाँ पर यह बात आ रही है, जब धर्मांतरण की बात आए तो उसमें जो क्लास वाले मामले होंगे उसमें क्लास पर निगरानी रखनी पड़ेगी, क्लास टीचर निगरानी रखनी पड़ेगी, जहाँ के प्रबंधक होते कॉलेज उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी कि वो जो है पक्षपात ना करें। देखिए, अक्सर ये होता है, ये बात आप भी मानिए मैं भी मानूं, इसे माने जरूरत नहीं है। आप देखिए बंगाल में देख लिए, ममता बनर्जी के बुरे हालात क्या हुए कि उनके परछाई ने साथ छोड़ दी। दुनिया ये सियासत होती है, आप देखिए आज बुरी हो गई, कल तक अच्छी थी, बहरहाल बात दूसरी चली जाएगी। कानून है, बिल्कुल सही है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पीजीआई में जब आए तो एक मीटिंग बैठी जाए, गठित की जाए और उसमें आंख बंद करके इंसाफ किया जाए, जिससे हमारा कोर्टों में होता है कि पट्टी बंदी होती है कि वहां पे इंसाफ हो रहा, सामने कौन समुदाय का उससे मतलब नहीं है, आए बिल्कुल आए, खुद चाहता मेरी बेटी सुकून से पढ़े, मेरा बेटा पढ़े, लेकिन एक समुदाय को टारगेट बना के अगर इंटेंशन ऐसा रखते हैं तो बस बेहतर नहीं है। और इंशाल्लाह मैं आजकल में ही राज्यपाल से टाइम भी लूंगा, मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ, मैं तो उनसे मिलने मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं मिलूंगा, मैं उनको मुबारकबाद भी दूंगा और एक साथ गुजारिश भी करूंगा कि इसको लागू करिए और जमीन पे कम से कम आप भी ऑर्डर कर दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आपके अधीन होते हैं, वो आपको भी बहुत मानते हैं कि कम से कम एक समुदाय टारगेट उसको सबको निगाह में बराबर देखा जाए, चाहे कोई हो, हिंदू दिखाई दे, मुसलमान दिखाई दे, आपके तरफ नहीं। सिद्दीकी साहब, आवाज पहुंच रही है सर, मुझको ये समझाइए, आप बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि किसी समुदाय को विशेष तौर पर टारगेट ना किया जाए, आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाएगी? क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जाएगा? नहीं, देखिए मैं ये कह नहीं रहा हूँ, बात सही कह रही है। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है पूरे हिंदुस्तान का, उसमें वो एक ही जगह याद रखेंगे नहीं, जो नीचे प्रशासन होता है या मीडिएटर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है वो सही बात को वहां तक पहुंचाए। तो उसमें जब वो मामले बनेंगे तो अब पता चला वहां पे क्लास पे कुछ हो रहा बता कुछ रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा बता कुछ रहे, तो इस पे नजर रखना जरूरी होगी, क्योंकि कानून बन जाता है लेकिन लागू जब होता है स्तर का अधिकारी कुछ भी कहे, निचले स्तर का अधिकारी कुछ भी कहे, क्या उच्च स्तर के अधिकारी उसकी सुनवाई नहीं करते उत्तर प्रदेश में? फिर से कहीं ना सुनने का क्या कहनी है सर? निचले स्तर का अधिकारी जब यहाँ पर कोई मामला उसके संज्ञान में आएगा, वो अपने बड़े अधिकारी को बताएगा, तो उच्च स्तर के अधिकारी क्या सुनवाई नहीं करते इस तरह के मामलों में आपकी नजर में? देखिए बहुत से मामले सामने आए,
सर बहुत से मामले सामने आए होंगे, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हो सकती हूँ, आपका जो कष्ट है निश्चित तौर पर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन शोएब सिद्दीकी जी धर्मांतरण ये बहुत से मामलों से अलग है, ये बेहद संगीन और संवेदनशील मामला है, ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आती। केजीएमयू का सर मैं मामला बताऊं, डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक और रमीज मलिक जो अभी जेल के सलाखों के पीछे है, सलीमुद्दीन मुख्य आरोपी था डॉक्टर रमीज के पिता जिन्हें धर्मांतरण रैकेट में मदद करने और बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया, खादीजा मुख्य आरोपी की मां जिन्हें पुलिस ने इस मामले पर सह आरोपी बनाया, चौथा नाम शारिक खान, निकाह नामे, विवादित विवाह, दस्तावेज, गवाह और इसने इस प्रक्रिया में सहयोग दिया। एक और बड़ा नाम, सिर्फ केजीएमयू की सूची बता रही हूं सर ये मैं अभी आपको, काजी जाहिद हसन पीलीभीत से गिरफ्तार हुआ जो मौलवी काजी जिसने कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध जाकर धर्म परिवर्तन और निकाह की प्रक्रिया कराई थी। अब आपको लगता है कि केजीएमयू के मामले में किसी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई? देखिए जी, रमेश वाले मामले पे, केजीएमयू वाले मामले मैंने कई डिबेटें दी थी और उससे बात निकल के आई थी कि जब उन मोहतरमा ने जब शिकायत दर्ज की, जब उन्होंने जानलेवा अपने ऊपर हमला किया, उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं ढीली रही, तभी वो उत्तराखंड नेपाल चले गए थे, यहाँ भी जानती मैं भी जानता हूँ, बाद में जब पुलिस एक्शन लिया तब वो आए, तो आखिर ये हीला हवाली जो बीच में होती है ये दिक्कत करती है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा ये कानून बन रहा है, फॉलो होना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि धर्मांतरण का मामले से गाय वाला मामला था, मुसलमानों की तरफा कह के गाय को माता घोषित करिए, अब माता घोषित करने में आपको दिक्कत हो रही है, उसमें मुसलमान दोषी हो रहा है। अरे भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं जो आप कानून बनाएंगे मैं मानूंगा, और धर्मांतरण मैं बहुत खुश हूँ। अरे कल ही देखिए अखिलेश यादव की साथ आदि के पीछे तो कैसा लोगों ने फेसबुक चलाया, उस पर हमारे मुख्यमंत्री भी एक्शन ले रहे हैं कि खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे किसी बहू बेटी से ऐसा किया है। बहू बेटी सबकी बराबर होती है, बहुत अच्छा कानून, मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूँ, बहुत अच्छा कानून, लेकिन जमीन पर इंसाफ से काम हो बस इस बात है और कोई बात नहीं है। आप कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जब वो समझ से परे होती है, क्योंकि आप इस वक्त दो बातें कर रहे हैं सर। आचार्य बीसीजी मैं आपके पास आऊंगी सर, चूंकि शोएब सिद्दीकी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि पहले तो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हीला हवाली नहीं, कोई विशेष समुदाय को टारगेट नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कानून बनना चाहिए और कानून पर अमल होना चाहिए। अब कैसे समझाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया जाएगा, जो आरोपी होगा उसको कटघरे में खड़ा करेंगे। देखिए मैडम, जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी कानून, कोई भी नियम किसी भी सरकार के द्वारा जब लागू किया जाता है तो उसका उद्देश्य सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं। तो कानून को लागू होने से पहले हम नकारात्मक क्यों सोचें? पहले कानून तो लागू हो, धरातल पर कानून लागू हो और उसके बाद उसके परिणाम क्या है, उसके बाद हम उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव सोचें। मैं तो चाहूंगा कि जितने शैक्षणिक संस्थान हैं सभी संस्थानों में इस तरह की सेल गठित की जाए और इस कानून का पहल किया जाए और धरातल पर इसको पहले देखा जाए। धरातल पर आने से पहले, लागू होने से पहले ही हम निगेटिव थिंकिंग क्यों ले लेते हैं, क्यों नकारात्मक सोच पाल लेते अपने अंदर? ये गलत है। आचार्य बीसीजी, अब चूंकि आप हिंदू स्कॉलर हैं सर, तो ऐसे में ये भी जानने की कोशिश रहेगी कि क्या आपको लगता है कि जब लव जिहाद को लेकर प्रदेश में कानून बना था, उसके बाद लव जिहाद के मामलों में कहीं ना कहीं कटौती हुई है, कहीं ना कहीं वो शून्य तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन कम संख्या में मामले सामने आए हैं? क्योंकि अभी जो हालिया रिपोर्ट सामने आई सर, उसमें 17 मामले ऐसे हैं जिसको लेकर तहकीकात चल रही है। जी जी, देखें ऐसा है कि किसी भी सरकार का उद्देश्य कानून को लेकर के सकारात्मक होता है, न्यायपूर्ण होता है। हाँ। उस कानून का अनुपालन किसके माध्यम से, किसके हाथों द्वारा किया जा रहा है, इस पर निगरानी रखना जरूरी है। ठीक है दिनेश सिंह जी, कहीं ऐसा ना हो सर, क्योंकि अमूमन तौर पर क्या देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से चाहे कानून बनाया जाए या कोई योजना बनाई जाए, उससे पहले विरोधाभास स्वर सुनाई देने लग जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सेल बनाने की बात आप धर्मांतरण मामले को लेकर कर रहे हैं, उसको लेकर पहले से ही विरोध हो शुरू हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में देखिएगा उत्तर प्रदेश की सियासत इस पर बढ़ चढ़कर होगी।
देखिए ऋतु जी, बढ़ चढ़ के जो इस तरह की अनर्गल और नेगेटिव चीजों में जो हिस्सा लेंगे वो वही लोग होंगे जो कि देश हित में और प्रदेश हित में काम नहीं चाहते। और सिद्दीकी जी देखिए कुछ चीजों ठीक ठाक बता रहे, लेकिन कुछ चीजों में जैसे कि उसी में विरोधाभास उनकी बातों में नजर आ रहा है। तो मैं सिद्दीकी जी से मतलब क्लियरिटी इस बात में चाहूंगा कि भाई जैसे कि आपको देखिए लग रहा है कि अब आनंदीबेन जी जो है माननीय राज्यपाल, तो उन्होंने एक तरह से चांसलर होने के नाते और राज्यपाल होने के नाते और महामहिम ने अपने बेहतरीन मतलब एक तरह से जी। एंटी कन्वर्जन जो सेल बनाने का जो काम किया उसका गठन करने का काम और उसके आदेश पारित कर दिए, उसके बाद में दिक्कत परेशानी कहाँ बचती है। और दूसरी बात देखिए कि मैं आपके चैनल से जो भी जैसे सुन पा रहे हैं तो उनको देखिए स्पष्ट करके बता रहा हूँ कि भाई किसी तरह की कोई ना मतलब जैसे कि जो चीज ये सेल एक तरह से ये करने का सुनिश्चित करने का काम करेगा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए या वहाँ के जो कर्मचारी हो गए, तो उनको लोभ लालच से या डर से या धमका करके किसी भी तरीके से कोई अगर अनैतिक लाभ लेने का काम या धर्म मतलब परिवर्तन का काम या कन्वर्जन या किसी भी तरह का कोई ऐसा कुछ काम करेगा तो आप लोग बाहर निकल के और बिल्कुल। सीधा कमेटी में जाकर के उसमें वहां पर रिपोर्टिंग करें, वीसी साहब को रिपोर्टिंग करें, या जैसे कि मतलब किसी भी जैसे जो भी मतलब है उसमें मतलब आपके सामने सारी जो मेल या जैसे कि जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आपकी कॉलेज की जो होंगे तो वहां पर कर सकते हैं, या राज्यपाल महोदय को सीधे सीधे जाकर के राजभवन जैसे कि जो लोक भवन जो है उसमें शिकायत दर्ज करवाते हैं, मुख्यमंत्री के पास करते हैं, तो बहुत सारे आपके तरीके हैं। वहां पर लोकल जो डीएम है उनके पास करवाते हैं, तो देखिए कोई डरने की परेशानी होने की कोई दिक्कत कुछ नहीं है। दूसरी बात जैसे कि एंटी सोशल एलिमेंट जो इस तरह की चीजों में लिप्त है उनको सीधे तरीके से हम लोग चेतावनी देते हैं कि भाई अभी भी वक्त रहता है, देखिए ऐसे कि मेन स्ट्रीम में आकर के और जनहित में काम करें, अदरवाइज आपके लिए ठीक ठाक किसी भी तरीके से बचने का काम कोई कहीं से, क्योंकि मतलब हमने जो गलियां और जो भागने का अपने रास्ते बना रखे हैं वो हमने बिल्कुल पहले से बंद कर दिए हैं, तो आपके लिए कोई निकलने की बचने की बाद में जगह नहीं बचेगी। तो मेन स्ट्रीम में आकर के जिस काम के लिए यहाँ पर जो कॉलेजेस में या शिक्षा संस्थान जहाँ पर जिस काम के लिए हैं वही करने का काम करें, अन्यथा कुछ चीज अगर करेंगे तो बाद में जाकर के वही होगा जो अपराधी के साथ मतलब इलाज उसका किया जाता है। तो पहले और मतलब सीधी मतलब कि अंतिम और सीधी बातचीत ये है कि पूरे तरीके से जो शिक्षा का मंदिर जो है उसको मंदिर रहने दी जाए, और किसी के साथ देखिए भेदभाव करने का काम वहाँ के जो कुलपति हो गए और या जैसे कि वाइस चांसलर हो गए और कुछ हो गए, या जैसे कि मतलब जो ठीक ठाक जैसे कि जो शिक्षा का बढ़ावा देने का काम करना चाहते हैं वो किसी तरह का किसी का भेदभाव करने का काम नहीं करते। एक जैसे कि हम लोग अपने देखते हैं कि फेस पे दो आंखें हैं, दोनों आंखें जैसे कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखती हैं, एक तरफ देखने का काम नहीं करती हैं। तो हम लोग लेफ्ट या राइट नहीं, सीधे सीधे एक सेंटर में लेकर के चीजों को और सभी को बराबर लेकर के कि भाई कोई भी किसी तरह का हित ना हो पाए और कोई किसी के साथ में ना जाति ना जुल्म ना किसी और तरह की दिक्कत परेशानी, तो सीधे तरीके से सीधे चले, जिस काम के लिए हम आप वही काम करें। इसके अलावा कोई चीज हो तो बाहर निकल के उसका रिपोर्ट करें और पहले से बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे, और सुझाव जो है उनका हमेशा स्वागत है। उस तरह की चाहे सिद्दीकी जी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी शिकायत देंगे तो उनका हम लोग त्वरित उसका काम करेंगे ऐसे। जी ऋतु जी। सर चूंकि देखिए बात अगर सामने आई है तो दूर तलक जाएगी, ये आप भी भली भांति जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं तो निश्चित तौर पर बहुत दूर तक जाएगी और सियासत होगी। लेकिन सर अगर शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं तो ऐसे में शोएब सिद्दीकी के मन में ये बात अगर आई भी है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाएगी, निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो सही तरीके से उच्च स्तर के अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचा पाएंगे, जिसकी वजह से मासूम लोग उसमें पीड़ित, यहाँ पर मासूम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है, जो पीड़ित हैं उनको आरोपी बनाया जा सकता है, तो कुछ तो वजह रही होगी ना कि अगर इस तरह की बात मुस्लिम स्कॉलर के मन में आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ शोएब सिद्दीकी का नाम नहीं है बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है, इनकी बातों को मैं सर माथे पे करता हूँ ऋतु जी, लेकिन क्योंकि देखिए मतलब इनका जो सवाल है तो उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो देखिए सीधे तरीके से बातचीत है कि जैसे हमारी सरकार 2 बार जैसे रिपीट हुई, अभी तीसरी बार भी हमारी सरकार बनेगी, तो क्यों बने, किस बनेगी? क्योंकि हमने जनहित में काम किया, हमने सबको बराबर लेके चले, हमने किसी में भेदभाव करने का काम नहीं किया। 3 तलाक वाला जो कानून था इससे पहले की जो लंबी चलने वाली सरकारें थी उन लोगों ने किसमें करने काम किया? हमने जैसे मुस्लिम समाज की बातचीत स्पष्ट करता हूँ कि इसमें इनके लिए हमने कितना जो कुछ हो सकता था पहले की सरकारों से बेहतर करने काम किया। पीएम आवास की बातचीत करें या मतलब जैसे मुख्यमंत्री की बहुत सारी कुछ योजनाएं हैं, उनका सीधा लाभ सबको बराबर मिलता है, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और उस तरह की बातचीत कुछ आती नहीं है। ऐसे जो जैसे मिलता है पट्टे जब अगर दिए जाते हैं, जैसे कोई मतलब कि भूमिहीन जो जैसे लोग हैं उनको पट्टे देते हैं तो उस टाइम पे मुस्लिम्स को भी मिलते हैं, हिंदुओं को मिलते हैं, क्रिश्चियंस को मिलते हैं, सिख उनको मिलते हैं। अभी जैसे थोड़े दिन पहले और जैसे पाकिस्तान से जो लोग थे उनको दिए गए थे। तो उस तरीके से देखिए किसी प्रकार की शंका जो है मैं पूरे तरीके से उनको सुनिश्चित करने का मतलब बताता हूँ सिद्दीकी जी को, भाई हम लोग पूरे तरीके से जो चीजें हो पाएंगे वो बेहतरी के लिए करेंगे, और आप अपने तरीके से कोई भी चीज कोई शंका परेशानी कुछ अगर हो तो मुझसे पूछ सकते हैं या मेरी पार्टी किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, या जैसे कि जो भी जैसे अधिकारी हैं उनके पास आप देंगे, कोई भी रिपोर्ट देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी इस तरह के जैसे पहले की जो सरकारें चलती थी उनकी तरह काम करने का हम किसी भी तरह के कोई हीला हवाली या कोई ढीला करने का काम किसी को नहीं करते। जो चीजें होती है तो तुरंत उसका फैसला लेते हैं कि एक चौराहे पे कुछ गड़बड़ हुई, अगले चौराहे पे उसका इलाज जो है बांधने का काम करते हैं किसी भी चीज में। और इसी तरीके से कोई जैसे कोई प्रताड़ना करने काम होता
है तो उसका भी सीधे तरीका होता है। तो ये देखिए सरकार जो है वो पहले से मतलब कि डिफरेंस के साथ में आई है और हम लोग अपडेट जो है उसको पसंद करते हैं। अपडेट यानी कि बेहतरी के लिए, जिस तरीके से स्मार्टफोन जो है उसमें पहले से जैसे वायरस वगैरह को निकालने के लिए अपडेट किया जाता है, तो उसी तरीके से हम सभी वायरस और बैक्टीरिया सबको निकाल के फेंकना चाहते हैं। और पहले से और बढ़िया प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश जो है उसको उत्तम प्रदेश बनाने के उसको लक्ष्य को लेकर के और इसके इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लेकर के, और इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी जबकि मतलब सारा जैसे कि मतलब प्रदेश है खुशहाल होगा और सभी यहाँ के सिटीजन जो है पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अबाइडिंग सिटीजन बनेंगे। और लॉ अबाइडिंग के साथ साथ में किसी भी तरह की कानून की कोई अनदेखी करने का काम या कानून की मतलब चीजों को लेकर के और जैसे और किसी चीज को लेकर के किसी भी को जाति हो और कुछ हो, तो सभी चीजों को हमने देखा और पूरे तरीके से अपडेट करने का काम किया है। समय समय पे जैसे कमिटीज की जैसे बैठक होती है किसी भी तरह, चाहे वो जिला लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो और क्षेत्रीय जैसे होती है, तो उसमें हम लोग सभी चीजों को सुनिश्चित करते हैं। और जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पहले स्टेप पे आते थे, सुनारों की बातचीत थी, ज्वेलर्स जो है वो निकल नहीं पाते थे, अब आराम से खुले में बैग लेके जाते हैं। तो उसी तरह की बातें हैं कि ना फिरौती, ना कोई किस तरह का अपहरण, ना कोई चीजें अपने तरीके से सुनिश्चित और मतलब पूरे तरीके से मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिसमैन जो है वो पूरे तरीके से पुलिसिंग करता है, रात और दिन पुलिसिंग करता है, इसलिए करता है कि मतलब जनता जो है वो चैन से सो पाए। तो उसी चीज को लेकर के सब जो है नागरिक हो गए, जो जागरूक नागरिक हैं, जो प्रदेश हित चाहते हैं, वो बढ़िया तरीके से सरकार के साथ चल रहे हैं। प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता अमन चैन के साथ में रह सके। तो उसी तरह की चीजें, मुझे किसी तरह कोई परेशानी नहीं लगती और आगे आने वाला समय इससे बेहतर रहेगा। 2027 में भी हम लोग आके दोबारा रिपीट करेंगे और इसलिए रिपीट करेंगे क्योंकि हमने जनहित में काम किया, हम लोग डिजर्व करते हैं। हमने जो चीजें हमारे सामने उन फैसलों को हमने स्वीकार किया, चुनौतियों को स्वीकार किया और आगे से बेहतरी के लिए काम किया और करते रहेंगे। ये रिपोर्ट। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, क्या अब आप संतुष्ट हैं सर? क्योंकि आप लोगों की तरफ से जो सवाल और जो कंसर्न उठाए जा रहे हैं निश्चित तौर पर वो बहुत जरूरी हो जाते हैं, किसी के मन में इस तरह के सवाल नहीं आने चाहिए। और ऐसे में अब बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं होती है या किसी भी तरह की हिला हवाली हो रही है तो आप लोग आवाज उठाइए, आप लोग ऊपर लेवल तक जाइए, सीएमओ तक जाइए, वहां पर कार्रवाई होगी, वहां आपकी बात सुनी जाएगी। देखिए दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात कही और जाहिर सी बात है बीजेपी प्रवक्ता होने का बहुत ईमानदारी से बात करी, मैंने उसको वेलकम किया और मैं फिर इस फैसले का स्वागत करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ मैं इतनी बार फिर वही कहूंगा, चौथी बार आपने हमको मौका दिया बोलने का, कि जब कोई कानून बनता है, जब पास हो जाता है, जबान से कहना और प्रैक्टिकल करना दो चीजें अलग होती हैं। जैसे किसी से मजाक करना और किसी का मजाक उड़ाना, ये दो चीजें अलग होती हैं। उसी तरह ये भी होता है। उन्होंने राज्यपाल मोहतरमा ने कानून बनाया, मेरे सर आंखों पर है, लेकिन जब इस जमीन पे आए तो जमीन पे आने के बाद हर समुदाय के लिए इंसाफ की बात हो, सही बात हो। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ। और कोई बात नहीं, धर्मांतर से तक बात है, मैंने हमेशा कहा जो भी धर्मांतर कराएगा वो किसी समुदाय को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई लड़का अपना जात छुपाता, अपने नाम छुपाता, या कोई लड़की अपनी जात छुपाती, नाम छुपाती, उसको बख्शा ना जाए। लेकिन संविधान और कानून सबके लिए रहे। शोएब सिद्दीकी के साथ हो तो दूसरा कानून फॉलो हो, रितु जी के साथ हो दूसरा कानून फॉलो हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप जान रही हैं कि इस वक्त एक समुदाय को हर मामले में टारगेट किया जा रहा है, वो समुदाय परेशान है। 1857 में जब आजादी की जंग लड़ी गई थी उस वक्त से आज तक मुसलमान जान दे रहा मुल्कों पर, लेकिन कहीं कोई बात आती है तो शक की निगाह से मुसलमानों को कही जाएगी। तो सोचिए आप लोगों के समुदाय में जो लोग हैं वो किस कदर फिर चिंतित होंगे कि भाई जो बड़े लोग हैं जिनको हमें सुनना चाहिए वही ऐसी बात कर रहे हैं कि परेशान है। कौन परेशान है? कोई परेशान नहीं है। और क्या परेशानी हुई? शोएब सिद्दीकी के साथ अगर धर्मांतरण जैसा मामला सामने आता है तो वही कार्रवाई होगी। जो रितु भंडारी के साथ धर्मांतरण का मामला सामने आएगा उस दौरान कार्रवाई होगी। धर्मांतरण का कानून तो और पूरा जो सेल बनाई जा रही है वो है तो एक ही मामले को लेकर ना शोएब सिद्दीकी जी। देखिए भाई, मैं तो कह रहा हूँ कानून का, मैं लगभग कह रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मुबारकबाद दूंगा राज्यपाल साहबा से मिलके। मैं तो उनका फाइन भी हूँ, बहुत अच्छी लेडी है, मिलिए तो बिल्कुल लगता है कि माँ की तरह मिल रही है बेटे से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जमीन पे धर्मांतरण वाली बात, धर्मांतरण जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हो चुका है, इसमें सख्त कानून बनना चाहिए, बना भी हुआ है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो जाए। क्योंकि ऊपर मुख्यमंत्री तो मतलब नहीं है, वो तो गुड इंसान है, वो फैसला नीचे जो प्रशासन है, अगर आप देखिए कितने मामले ऐसे आते हैं कि कहां पे पुलिस जो है हिला हवाली करती है, वकीलों के मामले में हिला हवाली करती है, आम नागरिक छोड़ दिए आप, कहीं जो ऊपर आप चौकी इंचार्ज दरखास्त लेने चाहिए, आपकी सुनेगा। एसएसटी ने ऊपर फोन किया तो अब उनकी सुनने लगेगा, एसएसटी के ऊपर एसएसपी ने फोन किया उनकी सुनने लगेगा।
सर इससे क्या मानकर चला जाए कि राज्य सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था को लेकर जो और सरल और सुदृढ़ बनाया जा रहा है, शोएब सिद्दीकी को उस पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है, मुझे भरोसा है। तो कहाँ भरोसा है सर? बात तो वही होगी, एसएचओ कॉल करेगा, चीजें बदल जाएंगी, फिर ऊपर का कोई उच्च अधिकारी कॉल करेगा, फिर वापस चीजें बदल जाएगी। ये भी तो शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं ना सर। आप हर मामले को लेकर, हर सवाल को लेकर दो बातें रख रहे हैं, और दो बातें ऐसी है कि एक उत्तर दिशा में है, दूसरी मैं दक्षिण ये में। कह रहा हूँ, देखिए धर्मांतरण किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ। अच्छा मुझे बताइए, वो मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, एक नहीं है। लेकिन धर्मांतरण के मामले में सबके लिए बराबर का कानून होना चाहिए। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, अब मेरी बात सुनिएगा। धर्मांतरण और लव जिहाद के जो मामले हैं पिछले कुछ समय से किस समुदाय से ज्यादा सामने आए? जो धोखे से लव जिहाद किया गया, धोखे से धर्म परिवर्तन किया गया, ये किस समुदाय से सबसे ज्यादा सामने आया आपकी नजर में? देखिए, लव जिहाद हो या धर्मांतरण वाली बात हो, मैंने हमेशा एक बात कही, इस तरह के लोगों को मजहब नहीं, किस समुदाय से सामने आए? मेरा सीधा सा सवाल है सर, शोएब सिद्दीकी जी, मेरा सीधा सा सवाल है। शोएब सिद्दीकी जी देखिए, अब दो बातें यहाँ पे मत घुमाइए सर। सुनिए, अब मेरा सीधा, शोएब सिद्दीकी जी आवाज पहुंच रही है सर, मुझे ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा। क्या मतलब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे? मेरा सवाल महज इतना सा है कि पिछले कुछ समय से धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले सामने आए, आपकी नजर में सबसे ज्यादा ये मामले किस समुदाय से सामने आए हैं? मुझको बस इतना सा क्लियर कीजिए। हम देखिए किसी भी समुदाय में आए होंगे बख्शा नहीं जाएगा। नहीं सर, वो तो राज्य सरकार का काम है, वो कानून व्यवस्था का काम है, वो शोएब सिद्दीकी और रितु भंडारी का काम नहीं है। मुझको ये बताइए कि सबसे ज्यादा मामले किस समुदाय से सामने आए? देखिए रितु जी, हर समुदाय में अच्छे बुरे। शोएब सिद्दीकी जी वापस आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, या तो आप समझ लीजिए या फिर आप समझा लीजिए। लेकिन ने गलती की है तो आप किसी और को नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते। अगर मुसलमान में आए तो उसकी मैं मुखालफत करता हूँ, आप टीवी बैठ के जितने लव जिहाद के मामले आए, धर्मांतरण के मामले आए, मैं 10 साल निकल रहा हूँ और मैं कहता हूँ गलत कर रहे हैं। से है जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण और इसके साथ ही लव जिहाद के मामले पिछले कुछ समय से किस समुदाय से सामने आए हैं? शोएब सिद्दीकी को क्यों मुश्किल पड़ रही है, क्यों मुसीबत आ रही है इस सवाल का जवाब देने में? भाई मैं तो रितु जी बार बार कह रहा हूँ, अगर आप देखिए कह रही है मुस्लिम समुदाय से आ रहे हैं, तो मैंने आपके डिबेट पे हर चैनल पे बात कही भी तो कि इसमें जो है कोई भी समुदाय का हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और इस तरह के जो लोग होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवादी को मजहब होता है, कोई मजहब नहीं होता है। मेरा सवाल कुछ और है और आप आईमाई की बात कर रहे हैं, आप वो जवाब नहीं दे पा रहे। सीधे तौर पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि किस तरह कहां से मामले सामने आए ये बीजेपी के नेता को भी पता है और आचार्य जी को भी पता है। दिनेश जी अपनी बात रखिए। धन्यवाद रितु जी। देखिए बेहतरीन आपने डिबेट कंडक्ट की, आपको मैं उसके लिए बधाई देना चाहूंगा। दूसरी बात देखिए कि कोई आम मुस्लिम का कोई प्रवक्ता, मतलब मुस्लिम का कोई हिमायती अगर जैसे उत्तर प्रदेश का जो होगा, तो उसके लिए देखिए हमेशा पूरे तरीके से शासन जो है उसमें अच्छी चीज नजर आएगी। जिस तरीके से योगी सरकार ने पिछले समय से जितना जो मतलब सुधार करने का काम किया, तो उसका स्वागत करेगा, खासकर मुस्लिम समाज की बातचीत में कर रहा हूँ। लेकिन अतीक का या मुख्तार अंसारी का कोई प्रवक्ता बन के अगर बातचीत करेगा तो देखिए उसमें खामियां उसको नजर आएंगी, तो उसका इलाज करने का काम भी हम उसी तरीके से करने का काम करेंगे। आम जो मुस्लिम जो है वो हमारे भाई की तरह रहेगा, और आम जो क्रिश्चियन हो गया, चाहे सिख हो, कुछ हो गया, जो जनता के हित में काम करता है, जो जनहित में काम करता है और सभी को एक तरह से एक नजर से देखने का काम करता है, वो एक तरह से समाज का अच्छा नागरिक है। ठीक है, आप धर्मांतरण को लेकर धर्मांतरण रोकथाम सेल बनेगी कॉलेजेस में, उसके बाद किस तरह का बदलाव होता है, लेकिन उससे पहले सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि योजना क्या होगी, वो ब्लूप्रिंट क्या होगा जो धरातल पर लागू किया जाएगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पे, इस मुख्य महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों ने चर्चा की है, अपनी अपनी बात रखी, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन नजरें अभी इसी पर टिकी हुई है कि आगे क्या कुछ योजना बनाई जाती है और किस तरह से स्थिति परिवर्तित की जाती है, ताकि विशेष समुदाय को यह ना लगे कि निष्पक्ष कार्रवाई या पारदर्शी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर,
हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क, दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजीव सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे